71 अंडरग्राउंड। वे रेमुंड के जवाब पर लुमियन अपनी हैरानी नहीं छिपा सका। उसने मान लिया था कि रेमुंड अपनी मर्जी से नदी में डूब गया था और किसी अज्ञात शक्ति का शिकार बन गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसमें और भी लोग शामिल थे। रेमुंड को गहराई में खींचने वाली कोई अदृश्य शक्ति मात्र नहीं थी। वे कौन हैं? ऑरोर ने पूछा। रेमुंड का चेहरा दर्द और क्रोध से विकृत हो गया। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने गुस्से में कहा, पॉन्स बेनेट और उसके आदमी। उन्होंने मुझे पानी में डुबोकर रखा। एवा और बाकी लोगों के नदी किनारे से चले जाने के बाद पोन्स बेनेट और उसके गुंडे उस जगह पर आ पहुंचे जहां रेमुंड बहकर किनारे आ गया था। उन्होंने उसे जबरदस्ती वापस पानी में धकेल दिया और उसे बलि के लिए डुबोने की कोशिश की। ल्यूमियन ने रेमुंड के शब्दों से पूरी घटना को समझा। पूरे लैंड उत्सव को एक अंधकार में बलि संबंधी अनुष्ठान में बदल दिया गया था। ऑरोर ने और अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला, लेकिन रेमुंड ने केवल वही कुछ वाक्य दोहराए, मानो उसकी स्मृति में बस वही बचे हों। धिक्कार है, हमने आत्माओं से संपर्क करने का सबसे अच्छा मौका गंवा दिया। अब हमारे पास बस ये टलती हुई सनक ही बची है। ऑरोर ने कुछ पल सोचा और एक सवाल गढ़ा जिसका जवाब रेमुंड को शायद याद हो या न हो। क्या उन्होंने तुम्हें किसी विशेष प्राणी को बलि चढ़ा दिया? उनमें ऐसी क्या खास बात है? वे कहाँ हैं? इस बार ऑरोर अधिक सतर्क थी। उसने पूरा नाम नहीं पूछा, बल्कि केवल अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की ताकि वह अपना निर्णय ले सके। उसका मानना था कि अगर रेमुंड की आत्मा ने बलिदान के दौरान कुछ भी महसूस किया होता, तो उसका गहरा प्रभाव पड़ता। अन्यथा ऐसा नहीं होता। रेमुंड हिचकिचाया, उसकी बेजान आंखों में आंसू भर आए, जिससे आंखों के कोने लाल हो गए। लुमियन का चेहरा गंभीर हो गया। अनजाने में ही उसने अपनी मुट्ठियां भींचनी शुरू कर दी। अचानक रेमुंड चिल्ला उठा, भूमिगत गिरजाघर के नीचे। क्या? ऑरोर को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके सवाल के आधार पर रेमुंड ये संकेत दे रहा था कि जिस गुप्त सत्ता के लिए उसकी बलि दी गई थी, वह गिरजाघर के नीचे निवास करती थी। यह असंभव है। ये 5वां युग है। कोई देवता धरती पर कैसे विचरण कर सकता है? ऑरोर ने खुद को संभाला, ये सोचते हुए कि रेमुंड की आत्मा में उसके जुनून का केवल एक अंश और कुछ आध्यात्मिकता ही बची थी। उसके जवाब बिखरे हुए थे और कुछ खास बिंदुओं पर ही केंद्रित थे। दूसरे शब्दों में, उसकी गवाही शायद गिरजाघर के नीचे उस प्राणी के होने की पुष्टि न करे। यह महज उसके उकसाने पर दी गई प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन रेमुंड का जवाब सच था या उसके जुनून का प्रतिबिंब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरजाघर के नीचे कुछ गड़बड़ थी। वही बलि अनुष्ठान की कुंजी छिपी थी। ऑरोर को बस यही उम्मीद थी कि वहां छिपे रहस्य बहुत भयावह या विचित्र साबित नहीं होंगे। उसने अन्य मामलों के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन रेमुंड की आत्मा केवल उन्होंने मुझे डुबो दिया, पॉन्स बेनेट और कैथेड्रल के नीचे जैसे वाक्यांशों को दोहरा सकती थी। आगे कोई लाभ न देखकर ऑरोर ने आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया समाप्त कर दी और मोमबत्ती की लौ के ऊपर रेमुंड की आकृति को गायब होते हुए देखा। वेदी पर फैला नीला रंग तेजी से गायब हो गया। आध्यात्मिकता की दीवार को हटाने के बाद उसने देखा कि लुमियन विचारों में डूबी हुई चुप थी। तुम क्या सोच रहे हो? ऑरोर ने अपने भाई की आंखों के सामने हाथ हिलाया। लुमियन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने होठों के कोनों को ऊपर की ओर मोड़ा। मुझे अफसोस है कि मैंने कल पोन्स बेनेट पर और जोर से प्रहार नहीं किया। उसने पोन्स बेनेट को घुटने से मारा था, जिससे उसे काफी दर्द हुआ था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया था, क्योंकि वह 12वीं रात से पहले पादरी और उसके साथियों के साथ संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने समझदारी से काम लिया और पोन्स बेनेट को पूरी तरह से अपंग नहीं किया। मौका जरूर मिलेगा, ऑरोर ने उसे आश्वस्त किया। लुमियन ने सिर हिलाया और हल्के से हंसा। दरअसल हम एक बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। लैंड से पहले हम अकेले नहीं हैं जो संघर्ष को बढ़ने से डरते हैं। पादरी और उसके गुंडे भी डरे हुए हैं। वे तैयार नहीं हैं और उन्होंने अनुष्ठान शुरू नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, यदि लुमियन वास्तव में पोन्स बेनेट को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाना चाहता, तो पादरी संभवतः केवल प्रतिशोध का दिखावा करता और किसी भी वास्तविक कार्रवाई से बचता। वे उपवास के दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे, चाहे लुमियन ने उन्हें नाराज किया हो या नहीं। उपवास का उत्सव शुरू होते ही गांव के सभी लोग उनकी नजर में आ जाते। ऑरोर को लुमियन की बात समझ आ गई और उसने हल्के से सिर हिलाया। आप तय कर सकते हैं कि पोन्स बेनेट से बदला कैसे लिया जाए।
हमें अब इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि हम 12वीं रात तक कैसे जीवित रह सकते हैं, जब पादरी और उसके साथी उपवास के दौरान अपार शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ल्यूमियन तुरंत गहन चिंतन में डूब गया। और ने अपने विचार साझा किए। हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम तीनों विदेशियों के साथ मिलकर काम करें, या फिर हम खुद को मजबूत करने का कोई रास्ता खोजें। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने आगे कहा, अगर हम ये पुष्टि कर सके कि मैडम पॉलिस का इस चक्र से कोई संबंध नहीं है और वह हमारी तरह ही यहाँ फंसी हुई हैं, तो हम उनके साथ सहयोग भी कर सकते हैं। लुमियन चौंक गया। मैडम पुआलिस एक भयानक और दुष्ट बियॉन्डर थी। और ने आह भरी और कहा, मेरे देश के एक दार्शनिक ने एक बार कहा था कि मुख्य और गौण विरोधाभासों के बीच संतुलन आवश्यक है। हमें सभी संभावित शक्तियों को एकजुट करना होगा। जी हाँ, गिरजाघर के भूमिगत हिस्से में कुछ गड़बड़ जरूर है। वहाँ महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। हमें उपवास से पहले इसकी जांच करनी होगी, क्योंकि शायद हमें दोबारा मौका न मिले। और के ज्ञान के अनुसार इस दुनिया के अधिकांश गिरजाघरों में भूमिगत कक्ष होते थे। कुछ में सीलबंद कलाकृतियां रखी जाती थी, जबकि अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों के दफन स्थल के रूप में उपयोग किए जाते थे। हालांकि कौडू के गिरजाघर में सीलबंद कलाकृतियां या दफन किए जाने वाले कोई उल्लेखनीय व्यक्ति नहीं थे, फिर भी निर्माण के समय इसमें एक बड़ा तहखाना था। ठीक है, लुमियन मान गया। मैं कल उन तीनों विदेशियों से बात करूंगा। फिर उन्होंने रेमुंड की हालत का जिक्र किया। वह केवल वे कुछ शब्द ही क्यों कह सकता है? क्या आत्मा को ठीक से नहीं बुलाया गया था? और ने फिर से आह भरी। माध्यमता के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि होती है, मृत्यु से 1 घंटे के भीतर। 1 घंटे के बाद मृतक की आत्मा तेजी से विलीन हो जाती है और उसकी मूल यादें लुप्त हो जाती हैं। जो कुछ बचता है वह कुछ विचार, भावनाएं और छवियां होती हैं जिन्हें वह भुला नहीं पाता। हमारे देश की तकनीकी भाषा में इसे जुनून कहते हैं। ल्यूमियन ने हल्के से सिर हिलाया। जब अगला चक्र शुरू होगा, तो हम रिमोंड को शुरुआत से बुलाएंगे। क्या इसे मृत्यु का 1 घंटा माना जाएगा? लेकिन रुकिए, रिमोंड को आखिरी चक्र क्यों याद है? तभी उसे समस्या समझ में आई। चक्र रीसेट होने के बाद क्या रिमोंड को डूबने के बारे में भूल नहीं जाना चाहिए? और असमंजस में थी। अनुष्ठान से मिली जानकारी को समेटते हुए उसने सोचा और कहा, मुझे लगता है कि यह मायने रखता है। अभी लैंड का समय शुरू नहीं हुआ है। समय रेखा के अनुसार रिमोंड डूबा नहीं है, इसलिए उसे हत्यारे की पहचान नहीं पता होनी चाहिए। हालांकि क्योंकि उसने अपना शरीर खो दिया है, वह केवल एक आत्मा के रूप में ही विद्यमान हो सकता है। यह मृत्यु के समान है। कुछ अनसुलझे विचार बने रहेंगे। इसलिए जिसे हमने अभी बुलाया है, उसे पिछले चक्र की कुछ घटनाएं याद हैं। सरल शब्दों में कहें तो शरीर खो जाने के कारण रिमोंड की स्थिति अनोखी हो गई है। चक्र के फिर से शुरू होने पर भी वह कुछ यादें बरकरार रखता है। ये तो एक तकनीकी खराबी है। क्या रिमोंड के शरीर की बलि देने के कारण लूप में एक छोटी सी त्रुटि उत्पन्न हुई? लुमियन को अपनी बहन की व्याख्या का कुछ अर्थ समझ में आ गया। और मुस्कुराए और बोली, ऐसा लगता है कि हमें लूप करने की शक्ति बहुत यांत्रिक और कठोर है। शायद यह मूल स्वामी के नियंत्रण में नहीं है और स्वायत्त रूप से काम करती है। अन्यथा यह आसानी से रेमुंड की आत्मा को निशाना बना सकती थी। इस समय वह कुछ हद तक शांत होती हुई दिखाई दी। हाँ, उस स्थिति में हमारे पास अभी भी इस चक्र को तोड़ने का मौका है। अपनी बहन की भावनाओं से प्रभावित होकर लुमियन का उदास मूड थोड़ा ठीक हो गया। अपने तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उन दोनों ने वेदी की सफाई की और दूसरी मंजिल पर स्थित अध्ययन कक्ष में चले गए। और ने लुमियन हेमीज और प्राचीन हेमीज को उनके द्वारा लिखित अव्यवस्थित और त्रुटिपूर्ण अनुष्ठान के आधार पर शब्द दर शब्द सिखाया। लुमियन ने पहले ही कुछ शब्द सीख लिए थे, इसलिए उसकी प्रगति आशाजनक थी। तेज रोशनी वाले बिजली के लैंप के नीचे और ने अपने भाई को शब्दों का उच्चारण और संरचना समझाई। जब वह दोहरा रहा था, तब उसने कस्तूरी, लौंग, खून और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके मोमबत्तियां बनाई। जैसे जैसे लुमियन ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था, वह कभी कभी अपने बगल में काम कर रही अपनी बहन पर नजर डालता था। उसे ऐसा महसूस होता था मानो वह उनके सुखद जीवन में लौट आया हो, चक्रों या द्वेषपूर्ण देवताओं से मुक्त। खिड़की के बाहर रात शांत थी। अल्पविराम, ल्यूमियन अपने धुंधले कमरे में जागा। जैसे ही वह बिस्तर से उठा,
वह मेज के पास गया और एक कलम और कागज उठाया। फिर उसने प्राचीन हर्मेस और हर्मेस के शब्द लिखे, लेकिन गलत क्रम में। फिर उसने प्रत्येक को एक संख्या से चिन्हित करके उन्हें सही किया। काम खत्म करने के बाद लुमियन ने राहत की सांस ली और मेज की ओर देखा। वहां 4 वस्तुएं थीं। और द्वारा बनाई गई 2 धूसर सफेद कस्तूरी मोमबत्तियां, एक में ल्यूमियन का रक्त था और दूसरी में नहीं, धूसर एम्बर इत्र की बोतल, ट्यूलिप पाउडर वाली धातु की बोतल और द्वारा प्रदान किया गया चांदी का खंजर। उस महिला ने सचमुच उन्हें भेजा था। सामान देखकर लुमियन का दिल शांत हो गया। ल्यूमियन ने सामान उठाया और की घर में बनी अगरबत्ती ढूंढने लगा। अगरबत्ती मिलने पर वह नीचे गया और सब कुछ खाने की मेज पर रख दिया। फिर वह रसोई में जाकर एक गिलास पानी और ढेर सारा मोटा नमक ले आया। अब अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री तैयार कर ली गई थी। सोने से पहले और को चिंता थी कि लुमियन के पास वरदान मांगने के लिए प्रार्थना करने हेतु उपयुक्त चिन्ह नहीं है। इससे वह नकली बकरी की खाल पर चिन्ह जलाकर देवता को अपनी इच्छाएं बताने से वंचित रह जाएगा। हालांकि उस रहस्यमयी महिला ने इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए शायद इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार यह मूलतः लुमियन के शरीर में निहित शक्ति से प्रार्थना करना ही था। वह शक्ति बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के सभी प्रार्थनाएं सुन सकती थी। लुमियन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाइनिंग टेबल पर रखी चीजों को देखा। एक पल भी बर्बाद किए बिना लुमियन ने अपने खून से सनी हुई धूसर सफेद रंग की मोमबत्ती को देवता का प्रतीक मानते हुए वेदी के शीर्ष पर रख दिया। उसने दूसरी मोमबत्ती अपने सामने रख दी। मनुष्य से पहले ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए लुमियन ने अपनी आध्यात्मिकता को प्रज्वलित करके मोमबत्ती जलाई। वह अनुष्ठान के चांदी के खंजर को पवित्र करने या आध्यात्मिकता की दीवार बनाने में निपुण नहीं था। जैसे ही लुमियन की आध्यात्मिकता चांदी के खंजर की नोक से प्रवाहित होकर उसके आसपास की हवा से जुड़ी, उसने एक रहस्यमय अनुभूति महसूस की जिसे वह समझा नहीं सका। जल्द ही आध्यात्मिकता की दीवार पूरी तरह से बन गई और लुमियन की अपनी आध्यात्मिकता काफी हद तक कम हो गई। उसने और की घर में बनी अगरबत्ती और चिंतन का उपयोग करके अपने मन को शांत किया, जिससे वह ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सका जहां वह अनुष्ठानिक जादू कर सके। एक चटकने की आवाज के साथ लुमियन ने देवता का प्रतीक मोमबत्ती पर धूसर एम्बर इत्र और ट्यूलिप पाउडर की बूंदें डाली। एक विचित्र सुगंध हवा में फैल गई और लुमियन ने अपने चारों ओर एक जादुई ऊर्जा का स्पंदन महसूस किया। लुमियन एक कदम पीछे हट गया और वेदी के बगल में रखी छोटी नोटबुक पर नजर डाली। उसने जलती हुई मोमबत्ती को देखा और प्राचीन हर्मेस की शैली में चिल्लाया, अपरिहार्यता की शक्ति। 72 बलि नृत्य, अपरिहार्यता की शक्ति। जैसे ही लुमियन ने प्राचीन हर्मेस भाषा में ये शब्द कहे, वेदी के ऊपर की रोशनी अशुभ रूप से मंद पड़ गई। नारंगी मोमबत्ती की लौ तेजी से टिमटिमाने लगी, मानो किसी अदृश्य हवा के झोंके से टकरा रही हो, और सिकुड़कर काली मिर्च के दाने जितनी छोटी हो गई। उसी क्षण उसकी छाती में गर्मी उमड़ पड़ी और उसका सिर चकराने लगा। उसके कान भिनभिनाने लगे, मानो वह अनंत दूरी से आती हुई उस भयानक आवाज को फिर से सुनने के कगार पर हो, जो फिर भी बेचैनी से उसके बहुत करीब थी। लुमियन ने खुद को संभाला और अचानक उसे एक एहसास हुआ। उसके भीतर का भ्रष्टाचार नीले काले प्रतीक के स्वामी द्वारा सील कर दिया गया था। गहन चिंतन में भी वह केवल कांटे के प्रतीक का आह्वान कर सकता था और एक नगण्य आभा उत्पन्न कर सकता था। वह उसकी वास्तविक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। क्या यह अनुष्ठान मुहर को दरकिनार करके वरदान को अवशोषित कर सकता है? केवल तभी जब नीले काले रंग के प्रतीक के स्वामी, उस महान सत्ता ने मौन रूप से अनुमति दे दी हो। उस रहस्यमयी महिला के आत्मविश्वास से भरे व्यवहार को याद करते हुए लुमियन में आत्मविश्वास का संचार हुआ। उसे ये भी संदेह हुआ कि इस अनुष्ठान में सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने का भी एक साधन निहित है। किस भाग की बात हो, इस बारे में उनका रहस्यवाद का ज्ञान इतना सीमित था कि वे अनुमान नहीं लगा सकते थे। अनुष्ठान की तीव्रता में लुमियन ने विलंब करने का साहस नहीं किया। एकाग्रचित होकर उसने प्राचीन हर्मेस भाषा में आने वाले मंत्रों का पाठ करना शुरू कर दिया। तुम ही अतीत हो, वर्तमान हो और भविष्य हो। आप ही कारण हैं, आप ही परिणाम हैं और आप ही प्रक्रिया हैं। ये शब्द सीलबंद वेदी के भीतर गूंज उठे। फर्श और कलाकृतियां मानो मरोड़ रही थीं, मानो असंख्य विचित्र प्राणी फूटकर स्वप्न के खंडहरों पर आक्रमण करने वाले हों। ओह! अचानक कहीं से एक काली हवा प्रकट हुई और लुमियन को घेर लिया।
मोमबत्ती की लौ, जो पहले काली मिर्च के दाने जितनी छोटी थी, फूल गई और उसमें चांदी जैसी चमक और थोड़ा सा कालापन आ गया। ल्यूमियन ने एक बार फिर उस आवाज को सुना जिसने उसे हमेशा मौत के कगार पर धकेल दिया था। लेकिन कुछ देर बाद वेदी से एक हल्की भूरी धुंध निकली और उसके चारों ओर फैल गई। उस अनुभूति ने उसे गहन चिंतन और नूडल मैन के नृत्य के बीच अधर में लटका दिया था। वह मृत्यु के कगार पर तो नहीं था, लेकिन असहज भी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कान में तेज झंझनाहट हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, मतली हो रही हो और कुछ हद तक बेचैनी भी। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। किसी तरह खुद पर नियंत्रण बनाए रखते हुए लुमियन ने अनुष्ठान जारी रखा। मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे नर्तक की शक्ति प्रदान करें। ट्यूलिप, एक जड़ी बूटी जो अनिवार्यता से संबंधित है, कृपया अपनी शक्तियाँ मेरे मंत्र को प्रदान करें। धूसर अंबर, अपरिहार्यता से संबंधित एक जड़ी बूटी, कृपया अपनी शक्तियाँ मेरे मंत्र को प्रदान करें। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, लुमियन के कानों में बजने वाली आवाज और चक्कर आने की समस्या बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी त्वचा के नीचे अनगिनत कीड़े रेंग रहे हों। अंततः उसने मंत्रोच्चार पूरा किया। लगभग पल भर में चांदी काली मोमबत्ती की लौ संघनित होकर प्रकाश के एक स्तंभ में बदल गई जिसने उसकी बाईं छाती को रोशन कर दिया। चांदी काले रंग का एक रहस्यमय तरल पदार्थ तेजी से बाहर निकला और लुमियन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह भयावह और डरावना बन गया। ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा में हजारों सुइयां चुभ गई हों, उसकी मांसपेशियां और स्नायु बंधन टुकड़े टुकड़े हो गए हों। रहस्यमय आवाज इतनी तेज हो गई कि उसके दिमाग में गूंजने लगी। ल्यूमियन असहनीय दर्द से त्रस्त था। उसका दिमाग पागलपन की कगार पर था। उसकी रक्त वाहिकाएं ऐसे झुलस रही थीं मानो अंदर से जलकर राख हो गई हों। ये पीड़ा गहन चिंतन से उत्पन्न मृत्यु के निकट की स्थिति से कहीं अधिक थी। वह बस दांत भींचकर सहन कर सकता था, अपनी कमजोर होती मानसिक स्थिति को किसी तरह बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। बाकी सब बातों का उसे कोई महत्व नहीं था। उस भयंकर तूफान के बीच वह दिशाहीन हो गया था। समय उसके लिए एक रहस्य बन गया था। अंततः असहनीय दर्द कम हो गया। लुमियन को ऐसा लगा जैसे उस पर से बोझ हट गया हो या वह डूबने से बच निकला हो। अचानक राहत की एक अनुभूति उस पर छा गई। उसने तुरंत अपने विचारों को समेटा और ऊपर देखा। मोमबत्ती की लौ अपने मूल आकार में वापस आ गई थी, लेकिन उसके चांदी और काले रंग बरकरार थे। होश में आने पर लुमियन ने जल्दबाजी में 2 कदम आगे बढ़ाए और किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए अपने प्रतीक के रूप में रखी मोमबत्ती को बुझा दिया। इसके बाद मोमबत्ती थी जो देवता का प्रतीक थी। उन्होंने विधि का सावधानीपूर्वक पालन किया और अनुष्ठान को चरण दर चरण पूरा किया। जैसे ही उन्होंने आध्यात्मिकता की दीवार को भंग किया, वे मानसिक रूप से थक गए और उनका शरीर दर्द से कराह उठा, मानो उन्होंने किसी दुर्जय राक्षस से युद्ध किया हो। कुछ ही देर में खाने की मेज साफ हो गई। लुमियन ने अपनी स्थिति का आकलन करना शुरू किया और पाया कि उसके दिमाग में ज्ञान का भंडार प्रकट हो गया था। इसके 3 मुख्य भाग थे। सबसे पहले, इसमें नृत्य, लय और आध्यात्मिकता की शक्ति का उपयोग करके प्रकृति की शक्तियों से जुड़ना और अज्ञात सत्ताओं से संवाद करना शामिल था। यही एक नर्तक होने का सार था। इस ज्ञान के साथ लुमियन न केवल अपरिहार्यता से प्रार्थना कर सकता था, बल्कि अन्य प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप नए बलिदान नृत्य भी रच सकता था। दूसरा और तीसरा भाग पहले भाग के अनुप्रयोग थे। ल्यूमियन की सबसे बड़ी इच्छा नूडल मैन द्वारा किए जाने वाले रहस्यमय नृत्य को देखने की थी। ये ज्ञान सीधे उसके दिमाग में समाहित हो गया था, जिससे वह इसे तुरंत समझ सकता था, अब बस अभ्यास करना बाकी था। इस रहस्यमय बलि नृत्य के साथ लुमियन स्वप्न खंडहरों की खोज करते समय अपनी छाती पर मौजूद काले कांटे के प्रतीक को सक्रिय कर सकता था, जिससे वहां मौजूद दुर्जय राक्षसों को दबाया या कमजोर किया जा सकता था। तीसरे भाग में एक और विचित्र नृत्य प्रस्तुत किया गया। ये किसी पारंपरिक बलि अनुष्ठान जैसा नहीं था, बल्कि बलिदान और आह्वान का मिश्रण था। इस नृत्य को करने से लुमियन आसपास की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता था और अपने रक्त की कीमत पर उनमें से एक को अपने साथ जोड़ सकता था, जिससे उसे उसकी किसी एक क्षमता या विशेषता तक पहुंच प्राप्त हो जाती थी। बेशक ल्यूमियन को पहले इस तरह के आवेश को सहन करना होगा। कुछ आवेश मनुष्यों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जबकि अन्य आसानी से विदा नहीं हो सकते, जिससे जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
ल्यूमियन को लगा कि बुलाई गई शक्तियों को पूरी तरह से समझना बेहद जरूरी है। संभावित समस्याओं का अनुमान लगाए बिना प्रयोग करना बहुत खतरनाक होगा। ऐसी स्थिति में रहस्यमय ज्ञान का महत्व स्पष्ट हो गया था। लुमियन को मिस्टीरियस क्रीचर्स इलस्ट्रेटेड या स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स इलस्ट्रेटेड जैसी पुस्तकों की सख्त जरूरत थी, लेकिन व्यापक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध वॉलॉक भी ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता था। कुछ ही क्षणों बाद लुमियन ने अंगड़ाई ली और पाया कि उसकी लचीलेपन में वास्तव में काफी सुधार हुआ था। हालांकि वह विकृत अंगों वाले नूडल मैन के बराबर तो नहीं था, लेकिन अब वह लगभग सभी सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था, जिससे वह रहस्यमय बलि नृत्य करने में सक्षम हो गया था। ल्यूमियन ने सहजता से पीछे की ओर लात मारी, जिससे उसका सिर पीछे से छू गया, और उसने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, हाँ सही है। मैं कई ऐसे काम कर सकता हूँ जो पहले असंभव थे। मेरे शिकारी युद्ध कौशल में भी बहुत सुधार हुआ है। ल्यूमियन ने रहस्यमय नृत्य का अभ्यास किया ताकि उसका शरीर उससे संबंधित गतिविधियों से परिचित हो जाए और नृत्य को पूरा करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। कभी कभी उनकी हरकतें बलपूर्वक और गूंजदार होती थीं, मानो युद्ध में हो, जबकि कभी कभी वे कोमल और धीमी होती थीं, मानो कोई संदेश दे रही हो, फिर भी हमेशा लयबद्ध होती थीं। डॉट 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 जैसे ही लुमियन ने नृत्य किया, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की ओर विकीर्ण हुई और आसपास की प्राकृतिक शक्तियों के साथ विलीन हो गई। धीरे धीरे उनके विचार एकाग्र हो गए, उनका मन शांत हो गया और वे एक अलौकिक रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर गए। इससे उन्हें अपने आसपास की विभिन्न सूक्ष्म घटनाओं को समझने की क्षमता मिली, मानो उनकी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय हो गई हो। साथ ही ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपने भीतर की अदृश्य शक्ति से जुड़ रहा है। उसकी छाती एक बार फिर गर्म हो गई और एक धुंधली, भयावह आवाज गूंजी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उफ! लुमियन ने नाचना बंद कर दिया, अपने कपड़े खोले और अपनी छाती का मुआयना किया। काले कांटे का प्रतीक फिर से उभर आया, साथ ही नीले काले रंग का प्रतीक भी दिखाई दिया। ल्यूमियन के विचार कुछ पल के लिए बिखरे लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गए। उसने इच्छित परिणाम को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया था। इसके बाद उन्होंने काले कांटे के प्रतीक के प्रकट होने से लेकर उसके गायब होने तक की सटीक अवधि की गणना की। ये लगभग 1 मिनट तक चला। लुमियन ने अपने कपड़े ठीक से बांधे और दूसरे विचित्र नृत्य को आजमाने की तैयारी की। डॉट 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 ये बहुत ही अजीब और विकृत था, और वह इसका सही वर्णन नहीं कर सका। जैसे जैसे वह नृत्य करता गया, उसकी आध्यात्मिकता एक बार फिर फैलती गई और उसके चारों ओर मौजूद प्राकृतिक शक्तियों के साथ विलीन हो गई। नृत्य के अंतिम एक तिहाई हिस्से में उसे किसी अजीब चीज के आने का आभास हुआ। पहली मंजिल की खिड़की पर 3 आकृतियां दिखाई दी, लेकिन वे धुंधली और पारदर्शी थीं। ल्यूमियन ने उन्हें बिना चमड़ी वाले राक्षस, बंदूकधारी राक्षस और काले निशान वाले मुख छिद्र वाले राक्षस के रूप में पहचाना। उसने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, क्या ये पीड़ितों की शिकायतों की बैठक है? ल्यूमियन एक अनुष्ठानिक चांदी के खंजर को निकालकर और अपने शरीर पर एक कट लगाकर कुछ खून निकालकर राक्षसों में से एक को अपने साथ जोड़ सकता था और उनकी क्षमताओं को उधार ले सकता था। वह मुख छिद्र वाले राक्षस की अदृश्यता के लिए तरस रहा था, लेकिन उसने उस इच्छा का विरोध किया, कहीं ऐसा न हो कि उसके द्वारा मारे गए राक्षस को अपने वश में करने देने से कुछ बुरा हो जाए, और उसने नृत्य पूरा किया। जैसे ही लुमियन ने नृत्य के अंतिम कुछ कदम उठाए, उसने कमजोर और धीमी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग आपस में बातचीत कर रहे हों, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि आवाजें कहाँ से आ रही थीं। ल्यूमियन ने इसका विश्लेषण किया और महसूस किया कि आवाजें उसके शरीर से, उस भ्रष्टाचार से आ रही थी जिसे सील कर दिया गया था। आखिरी चाल चलने के बाद लुमियन वहीं खड़ा रहा और खुद से बुदबुदाया, मैंने क्या सुना? लुमियन को रहस्यवाद का केवल अर्थ साक्षर ज्ञान था और वह अपने द्वारा सुनी जा रही धीमी आवाजों के स्रोत की पहचान नहीं कर सका। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह भ्रष्टाचार से अधिक भयावह नहीं था। जब आवाजें शांत हो गईं और उसने 2 रहस्यमय नृत्य पूरे कर लिए, तो लुमियन ने पुष्टि की कि नर्तक ने अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाया था। हालांकि वह जानता था कि आध्यात्मिकता में निपुण अनुक्रम 9 वालों की तुलना में वह शायद हीन था, फिर भी वह शिकारी होने के बंधनों से मुक्त हो गया था। उसे लगा कि वह औसत से ऊपर है। मेरी कमियों की भरपाई हो गई है। लुमियन इससे बहुत खुश था। लुमियन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नर्तकी की शक्ति और उससे उत्पन्न होने वाले विकृत प्रभावों को सहने के बाद उसके शरीर का क्या होगा।
वह इसे रोक नहीं सकता था, इसलिए उसने इसके बारे में न सोचने का फैसला किया। उसने अपने थके हुए सिर को सहलाया और रात भर आराम करने का निश्चय किया, फिर वास्तविक दुनिया में लौटकर उल्लू का इंतजार करने लगा। 73 ट्रैकिंग। लुमियन की आंखें अचानक खुल गईं, उसका दर्द गायब हो गया और उसकी आध्यात्मिकता बहाल हो गई। वह उछलकर उठा, खिड़की की ओर बढ़ा और पर्दों को एक तरफ खींच दिया। अभी भोर नहीं हुई थी। पश्चिम में खून जैसे लाल रंग का चंद्रमा डूब रहा था और आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। पास के एक एल्म के पेड़ पर भेदक आंखों वाला विशाल उल्लू फिर से प्रकट हुआ, जो लुमियन को नीचे देख रहा था। घबराहट या गुस्से के बजाय लुमियन ने एक शानदार मुस्कान बिखेरी। तुम वापस आ गए, उसने लगभग अति उत्साह से कहा। उसके हाव भाव, उसकी आवाज, यहाँ तक कि उसके चेहरे के भाव भी, सब कुछ देखकर सामने वाले का मन कर रहा था कि उसे घूंसा मार दे। उल्लू कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर अपने पंख फैलाकर अंधेरे में गायब हो गया। लगभग उसी समय औरोर अपने बेडरूम से बाहर निकली, हैंडल घुमाया और लुमियन के कमरे में प्रवेश कर गई। कैसा रहा? लुमियन ने तुरंत पूछा। औरोर ने सिर हिलाया। इस विषय पर श्वेत पत्र तैयार है। उसकी कभी नीली दिखने वाली आंखें अब गहरी हो गई थी, और जैसे जैसे वह दूर होती गई, उनमें दिखाई देने वाले पेड़ बड़े होते गए। उसने पारे से मढ़ा हुआ एक दर्पण निकाला और उसे लुमियन की मेज पर रख दिया। हल्के सफेद पाउडर का उपयोग करके उसने एक मंत्र पढ़ा, जिससे उसे वह सब दिखाई देने लगा जो वह देख रही थी। ल्यूमियन ने उल्लू की परछाई देखी। वह कौड़ू के चारों ओर कम ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा था, मानो पीछा करने वालों से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन व्हाइट पेपर, जो आत्माओं की दुनिया का प्राणी था, फुर्तीला और बेफिक्र था, और लगातार दूरी बनाए हुए था। 1-2 मिनट बाद उल्लू गांव के चौक पर पहुंच गया। बिना किसी झिझक के वह गिरजाघर के बगल में स्थित कब्रिस्तान में जा घुसा। ये फिर से यहाँ क्यों है? लुमियन ने मन ही मन आह भरी। पिछली बार जब भाई बहनों ने मिशेल गैरिक पर जासूसी की थी, तो पादरी के मुंह से निकली छिपकली भी कब्रिस्तान में पहुंच गई थी और विभिन्न कब्रों में अंदर बाहर आती जाती रही थी। लुमियन ने अपनी बहन की तरफ देखा। तुम्हें नहीं लगता कि यह कहानियों जैसा है, जहां कब्रिस्तान किसी खलनायक के अड्डे या छिपने की जगह के रूप में काम करता है ना? औरोर ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि जीवन ही कला को प्रेरित करता है। मुझे लगता है, लुमियन ने पेशेवर लेखक की व्याख्या को स्वीकार करते हुए कहा। उसी क्षण उल्लू एक साधारण सी कब्र पर आकर बैठ गया। इंटिस की अधिकांश कब्रों की तरह इसमें भी एक गहरा गड्ढा था, जो ताबूत से भरा हुआ था और मिट्टी से ढका हुआ था। उसके ऊपर 1 या 2 पत्थर की पटियाएं रखी थीं, और एक समाधि पत्थर उसके सिर को चिन्हित कर रहा था। कम से कम लुमियन का तो यही अनुमान था। बाहर से देखने पर कब्र साधारण सी लग रही थी। उल्लू कब्र को सील करने वाली शिलाखंडों पर बैठ गया। व्हाइट पेपर की सहायता से औरोर और लुमियन ने संदिग्ध सुरागों का पता लगाया। समाधि का पत्थर खाली था। पत्थर की पटिया, जो आमतौर पर गंदी और झाड़ियों से ढकी होती, साफ थी, मानो उसकी नियमित रूप से देखभाल की जाती हो। इस कब्र में कुछ गड़बड़ है, औरोर ने टिप्पणी की। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, कब्र को सील करने वाली पटियाएं गिर गईं। नहीं, गिरा नहीं, खुला। अंदर की ओर एक दरवाजे की तरह अंधेरा और पत्थर की सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जो और भी गहराई में उतरती हैं। वाह, लुमियन ने हैरानी से कहा, ये तो बहुत बड़ा है। ये वैसी सामान्य कब्र नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि एक विशाल मकबरे जैसी थी। कोडू में ऐसी जगह भी है। औरोर ने सोचा था कि शहर में 6 साल बिताने के बाद वह कोडू के बारे में सब कुछ जान चुकी है, लेकिन ये दिन ब दिन और भी अजीब होता जा रहा था। जब भाई बहन बातें कर रहे थे, तभी उल्लू मकबरे की गहराई में झपट्टा मारकर चला गया। भूमिगत स्थान कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। व्हाइट पेपर के आगे बढ़ने पर यह एक मकबरे के कक्ष में प्रवेश कर गया। ल्यूमियन की रसोई के आकार के लगभग बराबर उस कक्ष के केंद्र में एक काला ताबूत रखा हुआ था। ताबूत बंद नहीं था, ढक्कन एक तरफ टिका हुआ था और जमीन पर पड़ा था। उल्लू उड़कर आया और ताबूत के किनारे पर बैठ गया। मृत व लॉक। ल्यूमियन तनाव में आ गया। औरोर ने संक्षिप्त रूप से सहमति व्यक्त की और व्हाइट पेपर को ताबूत के पास जाकर अंदर झांकने का निर्देश दिया। लगभग उसी समय लुमियन ने मकबरे के एक कोने में छिपी हुई एक आकृति को देखा। इससे पहले कि वह अपनी बहन को इसे देखने के लिए कह पाता, व्हाइट पेपर की निगाहें खुले ताबूत पर पड़ गईं। एक धमाके के साथ
उनके सामने रखा पारा दर्पण चकनाचूर हो गया और औरोर ने दर्द भरी, दबी हुई चीख निकाली। ल्यूमियन अपनी बहन की ओर मुड़ा, लेकिन पाया कि उसकी आंखें कसकर बंद थीं। खून से सने आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और उसके चेहरे की मांसपेशियां इस तरह फड़क रही थीं मानो फट जाएंगी। अर्धशिक्षित रहस्यवाद के छात्र की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना औरोर ने अपनी छिपी हुई जेब से एक छोटी अगरबत्ती निकाली और उसे माचिस से जला दिया। एक हल्की, धीमी और दूर से आती हुई सुगंध शरीर और मन को सुकून दे रही थी। औरोर के चेहरे की विकृति धीरे धीरे कम हो गई। अंत में उसने राहत की सांस ली और रुमाल से अपने आंसू पोंछे। क्या तुम ठीक हो? लुमियन ने चिंता से पूछा। औरोर की आंखें बंद ही रहीं। यह कोई गंभीर बात नहीं है। थोड़ी नींद लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। सौभाग्य से व्हाइट पेपर कमजोर है। कभी कभी कमजोरी ही फायदा होती है। वह प्रसन्न हुई। लुमियन को समझ नहीं आया। और खुद पर हंस पड़ी। संक्षेप में, मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन श्वेत पत्र उसे संभालने के लिए बहुत कमजोर था। उसे बस एक पल के लिए ही झलक मिली और फिर उसे गंभीर चोटें आई जिसके कारण उसे आत्मालोक में लौटना पड़ा। मुझ पर भी इसका प्रभाव काफी कम हो गया। अन्यथा स्थिति को नियंत्रण में रखना इतना आसान नहीं होता। ये काफी समस्याग्रस्त हो सकता था। रहस्यवाद की दुनिया खतरनाक है। लुमियन ने वास्तव में यह अर्थ समझ लिया था कि जो नहीं देखना चाहिए उसे नहीं देखना चाहिए। अपनी बहन के थोड़ा ठीक होने का इंतजार करने के बाद उसने पूछा, श्वेत पत्र में क्या देखा गया? यह इतना हानिकारक क्यों था? मैंने चांदी काले रंग का एक छोटा सा धब्बा देखा। और को याद करने की हिम्मत नहीं हुई। जहां तक उन चीजों की बात है जो सिर्फ देखने भर से नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो अनगिनत संभावनाएं हैं। शायद ये कोई ऐसी वस्तु हो जो देवत्व प्रकट करती हो, या किसी उच्च क्रम बियॉन्डर का पौराणिक प्राणी रूप हो, या फिर शापों और द्वेष से भरी कोई चीज हो। पौराणिक प्राणी का रूप। लुमियन ने इससे पहले कभी इस शब्द का सामना नहीं किया था। औरोर ने सहजता से समझाया, दिव्य मार्ग का सार बियॉन्डर्स को देवताओं में परिवर्तित करना है। सीक्वेंस 4 पर हम अपना स्वयं का पौराणिक प्राणी रूप धारण कर सकते हैं, भले ही वह पूर्ण हो। सीक्वेंस 4 से नीचे वालों के लिए इस रूप को देखना मात्र ही हानिकारक हो सकता है। वे अपना नियंत्रण भी खो सकते हैं। संत इतने शक्तिशाली होते हैं। वे सीक्वेंस 4 से नीचे के बियॉन्डर्स से बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए तो उन्हें सीक्वेंस 4 पर अर्धदेव माना जाता है। लुमियन को तुरंत अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ। उसने भोलेपन से मान लिया था कि अर्धदेव की उपाधि निचले दर्जे के बियॉन्डर्स से मूलतः कोई अलग नहीं है। फिर उन्होंने कहा, और जब व्हाइट पेपर ताबूत के पास पहुंचा, तो मुझे लगता है कि मैंने मकबरे के एक कोने में एक आकृति देखी, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि वह कौन था, वह कैसा दिखता था या उसने क्या पहना था। वहां एक और व्यक्ति भी था। और चौंक गई। ल्यूमियन ने सिर हिलाया। तो क्या ताबूत के अंदर वाला मृत जादूगर है या कोने में बैठा हुआ? मुझे लगता है कि यह ताबूत में पड़ा हुआ है। और आंखें बंद किए हुए सोचने लगी और फिर बोली, कोने में बैठा हुआ या तो उसका कठपुतली है, या उसका अधीनस्थ, या फिर कोई दूसरा बियॉन्डर। वे वॉरलॉक के शव को नियंत्रित करते हैं। लुमियन ने संक्षेप में उसकी बातों को स्वीकार किया। इसका मतलब है कि वॉरलॉक की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है। शायद यही कॉडू को धीरे धीरे भ्रष्ट करने का मूल कारण है। इस खोज ने उन्हें प्रसन्नता और निराशा दोनों से भर दिया। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनकी जांच में काफी प्रगति हो चुकी थी, लेकिन इस बात से निराशा भी थी कि जादूगर के शव की एक झलक मात्र से ही उन्हें चोट लग सकती थी। नियंत्रण खोने की प्रबल संभावना थी। वे आगे की पुष्टि और अतिरिक्त कार्रवाई के लिए मकबरे में कैसे लौट सकते थे? औरों ने भी इस पर विचार किया। अभी हम मकबरे पर नहीं जाएंगे। हम गिरजाघर के नीचे के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शायद हमें वहां कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल जाएं जो हमें मकबरे की स्थिति को सुझाने में मदद करें। ठीक है। लुमियन ने पहले से ही भोर में तीनों विदेशियों के साथ गिरजाघर के भूमिगत हिस्से की खोज के बारे में चर्चा करने की योजना बनाई थी। इसके जवाब में औरों ने कहा, अगर मैं पूरी तरह से ठीक हो जाती हूँ, तो मैं आपके साथ गिरजाघर तक चलूंगी। लुमियन ने सहमति देने से पहले 2 सेकंड तक संकोच किया। इस मोड़ पर उन्हें उम्मीद की किरण खोजने के लिए अपनी सारी ताकत जुटानी होगी। अपनी आंखें बंद रखते हुए औरों ने पूछा, आपका अनुष्ठान सफल प्रतीत होता है। आपको कैसा लग रहा है?
ल्यूमियन ने पूरी अनुष्ठान प्रक्रिया और अपने लाभों का वर्णन किया, लेकिन उस प्राणी के सटीक विवरण को छोड़ दिया। जब मुझे वरदान मिला तो मैं लगभग अपना नियंत्रण खो बैठा था। बाद में स्थिति स्थिर हो गई और मेरे शरीर में कोई असामान्य परिवर्तन नहीं हुआ। शायद इसका कारण यह है कि मेरा सीक्वेंस काफी कम है। और मुस्कुराए। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वह नृत्य जो असामान्य प्राणियों को आसपास बुलाता है और किसी को उनके वश में होने की अनुमति देता है, काफी दिलचस्प है। यह मुझे हमारे देश की एक पौराणिक क्षमता, आध्यात्मिक मुक्केबाज की याद दिलाता है। लुमियन को समझ नहीं आया। और हंस पड़ी और जवाब दिया, इसमें अर्धदेवता स्तर के प्राणियों से आंशिक अधिकार प्राप्त करने का अनुरोध करना शामिल है ताकि उनकी युद्ध क्षमता का उपयोग किया जा सके। उसके लिए अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर, आत्मा और दिमाग की आवश्यकता होगी, है ना? लुमियन ने अनुमान लगाया। औरों ने इस विषय पर आगे चर्चा नहीं की और अपने भाई को निर्देश दिया, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। मुझे आराम करने की जरूरत है। जब लुमियन अपनी बहन की सहायता कर रहा था और वे उसके शयन कक्ष की ओर जा रहे थे, तो उसने सहज भाव से पूछा, मुझे उस अनुष्ठान में जो बात अजीब लग रही है, वह यह है कि मैंने नीले काले प्रतीक के स्वामी की सहमति के बिना ही मुहर से थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर ली। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे पूरे समय देख रहा हो? यह असंभव है। उसके पास इतना खाली समय कैसे हो सकता है? औरों ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा और फिर कहा, आपने उल्लेख किया था कि रहस्यमयी महिला द्वारा सम्मानजनक नाम का वर्णन अस्पष्ट और गलत था ताकि संबंधित व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने से बचा जा सके। क्या ऐसा हो सकता है कि काले कांटों और नीले काले प्रतीक में किसी प्रकार की साझा शक्ति हो? लुमियन ने मन ही मन सोचा, शायद भाग्य के क्षेत्र में दोनों के पास शक्ति है। और जब आप किसी अस्पष्ट सम्मानजनक नाम का प्रयोग करते हैं, तो यह न केवल काले कांटों वाले व्यक्ति को, बल्कि नीले काले प्रतीक के स्वामी को भी संदर्भित कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेदी पर मौजूद प्रतीकों और शक्ति के कारण उन्होंने उत्तेजना पर प्रतिक्रिया दी और अस्तित्व ने आपके कार्यों को जान लिया। और चूंकि आपको रहस्यमयी महिला द्वारा निर्देशित किया गया था, इसलिए आपके लिए अनुमति प्राप्त करना आसान हो गया। इसलिए जब आप सभी सम्मानजनक नामों का पाठ पूरा कर लेंगे और अपने शरीर में मौजूद भ्रष्टाचार की ओर इशारा करेंगे, तो शक्ति प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। पिछला द्वार पहले ही खुल चुका होगा। कितनी चतुराई भरी रस्म की रचना है। ये तो खामियों का फायदा उठाने में माहिर होना चाहिए। मैं समझ गया, लुमियन ने आखिरकार स्थिति को समझते हुए कहा। 74 म्यूट। उसकी बहन को आराम की जरूरत थी, इसलिए लुमियन हरमेस के नए और प्राचीन शब्द नहीं सीख सका। वह केवल पहले से सीखे हुए शब्दों को दोहरा सकता था। लगभग 10 बजे वह घर से निकला और सीधे ओल्ड टैवन की ओर चल पड़ा। उसके 2 उद्देश्य थे। पहला, वह ये देखना चाहता था कि नर्तक बनने के बाद वह रहस्यमयी महिला प्रकट होगी और उसे कुछ जानकारी देगी या नहीं। दूसरा, लिया और अन्य विदेशी वहीं रहते थे। कल की घटना के बाद हो सकता है कि वे आज बाहर न निकलें। ओल्ड टैवन में प्रवेश करते ही लुमियन ने जल्दी से कमरे का जायजा लिया और ये देखकर निराश हुआ कि जिस जगह पर वह महिला आमतौर पर बैठती थी, वह खाली थी। एक धीमी सांस छोड़ते हुए वह बार काउंटर की ओर चला गया, ये पूछने के इरादे से कि क्या वे तीनों विदेशी आसपास मौजूद हैं। इस समय सराय के मालिक मॉरिस बेनेट मानो अभी अभी जागे हों और स्पष्ट रूप से उनका मूड ठीक नहीं था। उनकी नाक उभरी हुई थी और वे बार में एक ग्राहक से बातचीत कर रहे थे। ग्राहक उत्तेजित लग रहा था, बेतहाशा हाथ पैर हिला रहा था और दबी हुई आवाजें निकाल रहा था, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। मूक। लुमियन उत्सुकता से पास पहुंचा और उसे एहसास हुआ कि ग्राहक गांव के मूक लोगों में से एक नहीं बल्कि सिबिल बेरी का पति जीन मॉरी था। सिबिल, पादरी गुइलॉम बेनेट की रखेल, शेपर्ड पियरे बेरी की बहन और उनके छोटे समूह की सदस्य थी। जीन मॉरी गूंगा नहीं है। लुमियन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को असमंजस में देखा। उसके काले बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी के छोटे छोटे बाल असमान रूप से बड़े हुए थे। उसकी आंखों में क्रोध और भय भरा हुआ था। असामान्य रूप से उत्तेजित होकर उसने सराय के मालिक को कुछ बताने की कोशिश करते हुए जल्दबाजी में इशारे किए। जैसे ही लुमियन ने सोचा, अजीब बात है, वह मुस्कुराते हुए बार काउंटर के पास पहुंचा और उस पर दस्तक दी। अरे क्या हो रहा है मॉरिस, क्या तुमने जीन को नकली शराब बेची? वह इतना गुस्से में लग रहा है कि बोल भी नहीं पा रहा। इससे मेरा क्या लेना देना है?
मॉरिस बेनेट ने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा, उसने खुद को म्यूट कर लिया था। जीन मॉरी रुका और लुमियन की ओर देखा, फिर से अपने सामान्य उदास रवैये पर लौट आया। फिर वह मुड़ा और ओल्ड टैवन से चला गया। उसके दरवाजे से बाहर चले जाने के बाद लुमियन ने अपनी आवाज धीमी करके पूछा, उसे क्या हुआ है? मॉरिस बेनेट ने बाहर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है कि उसने कल रात सिबिल और पादरी को एक साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ लिया, और इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि चुप हो गया। आज वह हर किसी को यही बता रहा है। हे भगवान, उसमें पादरी का सामना करने के लिए दारियच जाने की भी हिम्मत नहीं है। कितना डरपोक है। उसके साथ यही होना चाहिए था। ल्यूमियन अचंभित और स्तब्ध था। अगर उन्हें सही से याद था, तो जीन मॉरी को अपनी पत्नी सिबिल के पादरी के साथ लंबे समय से चल रहे प्रेम प्रसंग के बारे में पता था। वह बस यह नहीं चाहते थे कि वह किसी और पुरुष के साथ रहे। भला वह इतना क्रोधित कैसे हो सकते थे कि जिस बात के लिए वे तैयार थे, उस पर चुप ही रह गए। कुछ तो गड़बड़ थी। इसके अलावा पिछले चक्र में जीन मॉरी के क्रोध से मुंह खोने का कोई उदाहरण नहीं था। अन्यथा लुमियन को पता चल जाता। कोडू में ये खबर सुर्खियों में छा गई। ये तेजी से फैल गई होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी जांच पड़ताल ने कोई गड़बड़ी पैदा कर दी हो, जिसके चलते जीन मॉरी को किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा हो जो अन्यथा उसके साथ न होती? लुमियन के अनुमान लगाते ही उसके चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। क्या ऐसा है? तो फिर मुझे उनसे ठीक से पूछना पड़ेगा। मॉरिस बेनेट को गपशप के प्रति उसकी उत्सुकता पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगा कि यह तो सामान्य बात है। उन्होंने मजाक में डांटते हुए कहा, अरे बच्चे, तमीज से रहो और उस बेचारे आदमी को मत उकसाओ। वैसे भी वह गूंगा है और लिख नहीं सकता। वह तुम्हें कैसे बताएगा कि क्या हुआ? लुमियन हंसते हुए बोला, क्या वह इशारे भी नहीं कर सकता? उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी बाईं मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, फिर धीरे से अपनी दाहिनी हथेली पर मारा। दारियच क्षेत्र और यहाँ तक कि दक्षिणी इंटिस में भी यह एक पुरुष और एक महिला के बीच यौन संबंध के लिए एक सार्वभौमिक संकेत था। मॉरिस बेनेट ने गुस्से से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम में अभी भी थोड़ी सी भी इंसानियत बची होगी और तुम उस बेचारे आदमी के साथ ऐसी शरारतें नहीं करोगे। चिंता मत करो, मैं बस कहानी सुनना चाहता हूँ। लुमियन ने हाथ हिलाया और जीन मॉरी को ढूंढते हुए ओल्ड टैवन से बाहर निकल भागा। हालांकि लुमियन को नहीं पता था कि वह आदमी कहाँ गया था, और न ही वह अपनी कहानी अन्य ग्रामीणों को इशारों से बता रहा था। लुमियन ने कोडू में हर जगह छानबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अंततः वह जीन मॉरी के घर पहुंचा। प्रवेश द्वार पर सिबिल बेरी, जो हल्के भूरे सफेद रंग की पोशाक पहने हुए थी, खराब आलुओं को छांट रही थी। क्या बात है? महिला ने लुमियन की ओर देखा। पेरे बेरी की तरह उसकी नीली आंखें थीं, और उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर सहजता से लहराते थे, अन्य विवाहित महिलाओं के विपरीत जो हमेशा अपने बालों को जूड़े में बांध कर रखती थीं। लुमियन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मैं जीन मॉरी की तलाश कर रहा हूँ। गोल-मटोल गालों और सौम्य चेहरे वाली सिबिल ने उदासीनता से जवाब दिया, वह घर पर नहीं है। तो क्या आपको पता है कि वह कहाँ गया? लुमियन ने जोर देकर पूछा। सिबिल ने शांत भाव से उत्तर दिया, कल रात हमारी बहस हुई थी। हो सकता है कि वह कोडू छोड़कर चला गया हो और फिलहाल वापस नहीं आना चाहता हो। लुमियन की भौहें तन गईं। उसे आभास हो गया कि कुछ बुरा हुआ है। स्पष्टतः जीन मॉरी कोडू को छोड़कर नहीं जा सकता था। ऐसा करने से चक्र फिर से शुरू हो जाता और सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता। जैसे ही ये विचार उसके मन में कौंधे, लुमियन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तुम दोनों में झगड़ा क्यों हुआ? मैंने सुना है कि तुम और पादरी जी। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, बल्कि अपनी बाईं मुट्ठी से अपनी दाहिनी हथेली पर प्रहार किया। सिबिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, दफा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। ल्यूमियन ने अपनी जीभ चटकाए और जीन मॉरी के घर से निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सच तो यह है कि वह सिबिल और पादरी के बीच के संबंध के बारे में पूछना ही नहीं चाहता था। उसने पादरी और मैडम पॉलिस को नग्न अवस्था में देखा था। भला वह क्या पूछता? लेकिन अगर वह पूछता नहीं, तो ग्रामीणों की नजर में यह उसकी छवि के विपरीत होता। वह पहले ही उनके यहाँ आ चुका था। अगर वह घर की मालकिन को नाराज नहीं करता, तो क्या वह कोडू के शरारती राजा कहलाने के लायक रह पाता? इसलिए
लुमियन के पास पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था, अन्यथा उस पर संदेह किया जा सकता था। किसी पात्र का व्यक्तित्व कभी उपयोगी होता था और कभी परेशानी भरा। पादरी के कार्यों और उसके पास मौजूद जानकारी के आधार पर लुमियन को संदेह था कि जीन मॉरी उस प्रेम प्रसंग के कारण गूंगा नहीं हुआ था, बल्कि उसने कुछ और ही बात उजागर की थी। इस बात की प्रबल संभावना थी कि उसे जहर दिया गया था और वह गूंगा हो गया था। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अगर वह शिकायत करने के लिए इधर उधर भटकता रहा, तो शायद वह भी पिछले वाले की तरह मर जाएगा। नहीं, वह तो पहले से ही लापता है। लुमियन जितना इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे लगा कि जीन मॉरी के साथ कुछ हुआ है। इससे पहले डारिएच में मुखबिरी करने वाला ग्रामीण बेवजह ही मौत के मुंह में गिर गया। जैसे ही लुमियन जीन मॉरी को खोजने का अपना आखिरी प्रयास कर रहा था, उसकी मुलाकात रयान, ली और वैलेंटाइन से हुई, जो गांव में घूम रहे थे। उन्होंने अभी भी अपने पुराने कपड़े पहने हुए थे। सुप्रभात, मेरे प्यारे दोस्तों, लुमियन ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। जैसे ही वे पास आए, उसने तुरंत धीमी आवाज में पूछा, क्या कल कुछ हुआ था? लिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा लगता है कि वह महिला इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। वह उपस्थित ही नहीं हुई। जैसा कि उम्मीद थी, लुमियन ने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं था। तभी उसने तीनों आधिकारिक जांचकर्ताओं को मैडम पुआलिस के रास्ते के बारे में, अपनी बहन के अनुमान और पुलिट की पहचान के बारे में उसके अंदाजे के बारे में बताया। वैलेंटाइन का चेहरा सुनते ही बिगड़ गया, जबकि लिया काफी उत्साहित थी। रायन ने याद करते हुए कहा, रिस्टन प्रांत में किसी राक्षसी का प्रकट होना दुर्लभ है। हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उच्च अधिकारियों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। मैं बाद में एक टेलीग्राम भेजकर उन्हें मैडम पुआलिस के बारे में बताऊंगा। मैं बस इतना ही बताऊंगा कि मैडम पुआलिस के कमरे में पुलिट की तस्वीर है, लेकिन रोकफोर्ट परिवार के पास पुआलिस नाम की कोई महिला नहीं है। ल्यूमियन के हैरान चेहरे को देखकर रयान ने कहा, इंटिस में राक्षसी से संबंधित मामले अक्सर होते रहते हैं। तो मेरी बहन की पेनपाल भी इंटिस में है। लुमियन ने सिर हिलाकर कहा, अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि मैडम पुआलिस का इस लूप से कोई लेना देना है। साथ ही ऐसा लगता है कि उन्हें इस लूप के बारे में पता है। शायद इसीलिए उन्होंने महल की हमारी खोज में हिस्सा नहीं लिया। क्या ऐसा संभव है कि हम किसी हद तक उसके साथ मिलकर काम कर सकें? वैलेंटाइन ने अचानक कहा, मैं ऐसे दुष्ट और घिनौने व्यक्ति के साथ कैसे काम कर सकता हूं जो एक राक्षस से भी अधिक भयानक है? ल्यूमियन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने अपनी निगाहें रयान और ली की ओर घुमा ली। ये देखकर कि वे कुछ हद तक हिचकिचा रहे थे, उसने उन्हें गंभीरतापूर्वक समझाने की कोशिश की। सीमित सहयोग, बस जानकारी के दायरे में। जब ये झंझट सुलझ जाएगा, तब आप उससे जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं। आप उसे सीधे सीधे इस बारे में बता भी सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वह समझ जाएगी और स्वीकार कर लेगी। रायन ने कुछ पल सोचा, वैलेंटाइन के कंधे पर थपथपाया और लुमियन से कहा, सचमुच, अभी सबसे जरूरी इस उलझन को सुलझाना है। हालांकि हम उस महिला के रवैये के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। हम उनसे सीधे मिलने की हिम्मत नहीं कर सकते। मुझे डर है कि हमें आपसे या आपकी बहन से उनसे बात करने और पूछताछ करने के लिए कहना पड़ेगा। ठीक है, लुमियन सहमत हो गया। उसने ये काम खुद करने की योजना बनाई थी। जब उसे यह एहसास हुआ कि मैडम पुआलिस के मन में उसकी बहन के लिए असामान्य भावनाएं हो सकती हैं, तो वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन उनके साथ अकेली रहे। वैलेंटाइन ने उनकी बातचीत सुनते समय अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वह न तो सहमत हुआ और न ही असहमत। ल्यूमियन ने एक बार फिर चुपके से चारों ओर देखा। अभी 3 और सुराग बाकी हैं। उन्होंने रीमुंड के मामले, जीन मॉरी की स्थिति और उस कब्र कक्ष का वर्णन किया, जिसमें उल्लू उड़कर घुस गया था। लिया स्तब्ध रह गई। आपको इतनी जल्दी इतने सारे सुराग कैसे मिल गए? उसे इस बात का भी शक था कि यह लड़का या उसकी बहन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसीलिए हर जगह खतरे के संकेत और सुराग मौजूद थे। यहाँ असली जांचकर्ता कौन थे? हमें इस बात का पता क्यों नहीं चला? पहले 2 चक्रों को याद न रखने के लिए खुद को दोषी ठहराओ। लुमियन ने बनावटी मासूमियत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैला दिए। लिया ने उसकी बात को पचाते हुए सिर हिलाया। रायन ने कुछ देर सोचा और फिर भारी आवाज में बोला, तो हमें जल्द से जल्द गिरजाघर के तहखानों की जांच करनी होगी। हाँ,
वहाँ नीचे बहुत खतरा हो सकता है। आपको पहले मैडम पॉलिस से संपर्क करना चाहिए। अगर वह साथ देने को तैयार हो जाती हैं, तो हमारे इस मामले को सुलझाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। 75 मैडम पॉलिस से दोबारा मुलाकात। प्रशासक के आवास के बाहर एक इमारत है जिसे पुराने महल से रूपांतरित किया गया है। ल्यूमियन बगीचों में टहलते हुए मुख्य द्वार के पास पहुंचा। उसने पहरा दे रहे नौकर से कहा, मुझे मैडम पॉलिस से कुछ बात करनी है। लाल रंग की कमीज और हाथीदांत रंग की पैंट पहने नौकर ने उसे सावधानी से देखा और पूछा, ये सब किस बारे में है? क्या ये शरारती बच्चा यहाँ उपद्रव मचाने आया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ल्यूमियन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, ये बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। एक नौकर को इतनी परवाह क्यों होगी? तुम खुद को क्या समझते हो? तुमने कितने बच्चे पैदा किए हैं? नौकर ने मैडम पुआलिस को संदेश देने और उन्हें ये तय करने देने का फैसला करने से पहले कुछ देर तक संकोच किया कि क्या वह इस उद्दंड युवक का स्वागत करना चाहती है या नहीं। ल्यूमियन कुछ मिनटों तक प्रवेश द्वार के पास खड़ा रहा। जब नौकर लौटा, तो ल्यूमियन ने कहा, मैडम आपसे छोटे से बैठक कक्ष में मिलेंगी। छोटा सा बैठक कक्ष ल्यूमियन के लिए जाना पहचाना था। जितनी बार भी वह अपनी बहन के साथ यहाँ आया था, उसका स्वागत इसी कमरे में हुआ था। बिना किसी से रास्ता पूछे ही ल्यूमियन सही कमरे में पहुंच गया। नौकर आज्ञाकारी कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। ल्यूमियन बैठक में सोफे पर आराम से लेट गया और उसने काली चाय पी ली। तभी मैडम पॉलिस दरवाजे से अंदर आई। वह महिला बेहद खूबसूरत काले रंग की कॉसेट ड्रेस में सजी धजी थी, जिसके साथ ही उसके कंधों पर मैचिंग शॉल लिपटा हुआ था। उसने थोड़ी टेढ़ी गोल टोपी और सोने की जड़ाई वाला हीरे का हार पहना हुआ था। ल्यूमियन को वह पोशाक जानी पहचानी सी लगी। उसे याद आया कि मैडम पुआलिस ने उसे बहकाने के लिए ठीक यही पोशाक पहनी थी। उसने जानबूझकर ऐसा किया, है ना? ल्यूमियन ने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा। सुप्रभात, मैडम पॉलिस। जैसे ही उसने अभिवादन किया, ल्यूमियन ने अचानक मैडम पुआलिस के बगल में खड़ी आकृति को देखा। वह नौकरानी कैथी नहीं थी, बल्कि वही दाई थी जिसकी कल ही रेयान के हाथों मौत हुई थी। दाई ने धूसर सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी आंखें भावहीन थीं, चेहरा भावहीन। उसकी त्वचा पर नीले रंग की झलक थी, ठीक वैसी ही जैसी पिछली शाम ल्यूमियन ने बगीचे में उसका शव देखा था। हालांकि इस बार उसके पास कोई बागवानी उपकरण नहीं थे। नौकरानी की जगह दाई को लाना उसने ये भी जानबूझकर ही किया, है ना? ल्यूमियन के मन में ये संदेहास्पद विचार आया। मैडम पुआलिस मुस्कुराई। अब तक तो दोपहर हो जानी चाहिए थी। वह मेजबान की प्रतीक मानी जाने वाली कुर्सी पर बैठ गई, जबकि दाई एक सहायक वस्तु की तरह एक तरफ खड़ी थी। अगर आपने लंच नहीं किया है, तो अभी दोपहर नहीं हुई है, ल्यूमियन ने चुटकी लेते हुए कहा। उसके इस जवाब के बावजूद उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे शक था कि मैडम पॉलिस कल की घटनाओं के बारे में उससे पूछताछ करने के लिए ही उस दाई को यहाँ लाए हैं। अगर वह इस स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पाया और लिया का समूह समय पर चक्र को पुनः आरंभ नहीं कर पाया, तो ल्यूमियन को संदेह था कि उसे कुछ मिनटों के लिए पिता की भूमिका निभानी पड़ सकती है, या शायद उससे भी अधिक समय के लिए। मैडम पुआलिस ने उसकी ओर देखा। उनकी चमकदार आंखें एक रहस्यमय मुस्कान के साथ चमक रही थीं। उसने सहज भाव से पूछा, क्या परेशानी है? ल्यूमियन ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। उसने गंभीरता से कहा, महामहिम, आपको यह एहसास हो गया होगा कि हम समय के एक चक्र में फंस गए हैं। बोलते समय वह मैडम पॉलिस के चेहरे को ध्यान से देख रहा था, किसी भी प्रतिक्रिया के लिए सतर्क था। अगर वह हैरानी, सदमे या उलझन का भाव दिखाती, तो वह तुरंत कहता, मजाक कर रहा था। फिर वह किसी अजीब बात से शुरुआत करता और देखता कि वह कैसी प्रतिक्रिया देती है। उसके बाद ही वह उसे समय के चक्र के बारे में बताने पर विचार करता। बेशक, अगर मैडम पॉलिस को ऐसा लगता कि वह पहले से ही जानती हैं और उनका रहस्य उजागर हो गया है, तो भाग निकलना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उस परिस्थिति में बच निकलने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन बिना कोशिश किए उसे कैसे पता चलता कि कोई उम्मीद है भी या नहीं। मैडम पुआलिस ने कुछ सेकंड के लिए ल्यूमियन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराई। लगता है तुम्हें भी एक बॉस मिल गया है। वह टाइम लूप की अवधारणा से न तो हैरान दिखी और न ही उलझन में। यह मानो इस बात को स्वीकार करने जैसा था कि उसे सब कुछ पता है। बॉस, ये ऑरोर की किताबों में एक पसंदीदा शब्द था।
क्या उसका मतलब किसी ऐसी सर्वोच्च शक्ति से था जो वरदान प्रदान करती हो? लुमियन ने मैडम पुआलिस के शब्दों का अर्थ समझा। उनका मानना था कि वह यादों को बार बार दोहराए जाने के बावजूद केवल इसलिए बरकरार रख सकती थी क्योंकि उसके पास एक बॉस था, किसी प्रकार की सुरक्षा। लुमियन मुस्कुराया और राहत की सांस लेने का नाटक किया। लगता है मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? पॉलिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह दाई उसके बगल में एक पुतले की तरह बिना हिले डुले खड़ी थी। लुमियन ने एक बहाना तैयार कर रखा था और उसने इतने आकर्षक अंदाज में उसे सुनाना शुरू किया कि कोई भी मान जाए। बाहर के लोग कौडू की असामान्य स्थिति के बारे में पहले से ही जानते हैं। अगर हमने इस चक्र को जल्द ही खत्म नहीं किया, तो ये जगह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। सब लोग मर जाएंगे। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। एकजुट होकर ही हम डूबने से बच सकते हैं। तभी हमें इस दुष्चक्र से निकलने और सामान्य जीवन में लौटने का रास्ता मिल सकता है। महोदया, समय कम होता जा रहा है। आइए मिलकर काम करें। मैडम पुआलिस ने हल्की मुस्कान के साथ लुमियन की कहानी सुनी और उसमें कोई दखल नहीं दिया। इस पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। किसने कहा कि हम सब इसमें साथ हैं? क्या क्या वही नाव डुबाना चाहती है? लुमियन घबरा गया। मैडम पुआलिस ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। मैं आपके साथ सहयोग क्यों करूं? मैं एक निश्चित समय पर यहां से जा सकती हूं। ल्यूमियन स्तब्ध रह गया, लेकिन आशा की एक किरण जगी। क्या आप कह रहे हैं कि आपके पास समय के इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता है? क्या आपको बस एक निश्चित समय पर कुछ करने की आवश्यकता है? मैडम पुआलिस ने सिर हिलाया और बढ़िया चीनी मिट्टी के गिलास में अपनी चाय की चुस्की ली। उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। एक उच्च शक्ति की सुरक्षा के लाभ। रुके, ये पहला चक्र नहीं है। वह अभी भी यहाँ क्यों है? क्या उस विशेष समय से पहले अन्य चक्र पुनः आरंभ हो सकते थे? हम इससे ये स्पष्ट होता है कि उसने महल में घुसपैठ करने और दाई को मारने के हमारे प्रयास का पीछा क्यों नहीं किया। उसे डर है कि 3 बियॉन्डर्स परेशानी पैदा करेंगे और चक्र को जबरदस्ती पुनः आरंभ कर देंगे। लुमियन को वे बातें समझ में आ गईं जो उसे उलझन में डाल रही थी। उन्हें संदेह था कि मैडम पॉलिस भी 12वीं रात का इंतजार कर रही थी। अपने विचारों में खोए हुए लुमियन मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे और औरों को इस चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। सरकारी जांचकर्ता कौन? मैंने तो उनके बारे में कभी सुना ही नहीं। मैडम पुआलिस ने मजे से उसकी ओर देखा। मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? डॉट 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 क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था, प्रिय? लुमियन रुक गया, आगे बोलने में असमर्थ। वह मैडम पुआलिस के प्रेम संबंधी शब्दों का जिक्र करना चाहता था, इस उम्मीद में कि शायद वह दयालुतावश उसे और औरों को बचा लेंगी। लेकिन चूंकि मैडम पुआलिस संभवतः उसकी बहन को चाहती थी, इसलिए वह ये बात कह नहीं सका। अगर मैडम पुआलिस उससे प्यार करती, तो लुमियन जैसा निर्लज आदमी प्यार का बहाना बनाकर इस दुष्चक्र से निकलने के लिए उनका बच्चा पैदा करने की पेशकश कर देता। खैर, अगर इसका मतलब ये होता कि मैडम पुआलिस उसे और औरों को इस चक्र से बाहर निकाले, तो वह दांत पीसकर खुद बच्चे को जन्म भी दे देता। मैडम पुआलिस के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेम अथाह है? उसकी गलती के लिए उसे जान से मार देने की इच्छा रखते हुए भी उसे बचाना? लुमियन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ गया था कि मैडम पुआलिस का मतलब स्त्री था। मैडम पुआलिस को जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आह भरी, लेकिन अगर यह अपरिवर्तनीय हो तो क्या होगा? अपूरणीय। लुमियन का दिल ऐसे डूब गया जैसे वह वसंत ऋतु की शुरुआत में किसी बर्फीली झील में गिर गया हो। सांस लेते हुए उसने पुष्टि मांगी। आपका मतलब है कि उस समय आप केवल कुछ ही लोगों को ले जा सकते हैं, लेकिन उनमें मैं या और शामिल नहीं है? मैडम पुआलिस ने सिर हिलाया। डॉट 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 आप इसे उस तरह से देख सकते हैं। लगता है मुझे अभी भी खुद पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लुमियन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। आशा का उदय और पतन वास्तव में अप्रिय था। उसने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। महोदया, मैं और 3 विदेशी बाद में गिरजाघर के भूमिगत हिस्से का भ्रमण करेंगे। अगर कुछ भी हुआ, तो यह चक्र समय से पहले ही दोबारा शुरू हो सकता है। हम तो उपवास के दिनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। 12वीं रात की तो बात ही छोड़िए। मैडम पुआलिस ने आंखें सिकुड़ते हुए ठुड्डी ऊपर उठाई। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, बस एक याद दिलाना था।
लुमियन ने पूरी ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा। वह एकदम शांत दिख रहा था। बाहर से देखने पर उसे डर था कि कहीं मैडम पुआलिस नाराज न हो जाए और उसे यही प्रसव के लिए बंद न कर दिया जाए। अगर वह 15 मिनट बाद भी बाहर नहीं आया तो तीनों जांचकर्ता प्रक्रिया को फिर से शुरू कर देंगे। मैडम पुआलिस ने कुछ सेकंड के लिए लुमियन की आंखों में देखा। कोई भी प्रतिक्रिया न देखकर और न ही कोई टालमटोल देखकर वह अचानक मुस्कुरा उठी। तुम वाकई दिलचस्प हो। अगर तुम और तुम्हारी बहन मेरी प्रेमिका बन जाओ तो कितना अच्छा होगा। जवाब का इंतजार किए बिना वह दाई की ओर मुड़ गई। तुमने एक विधर्मी जादूगर को नष्ट कर दिया, फिर भी मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया। मैं काफी दयालु हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद की उम्मीद करते हो। विधर्मी जादूगर। लुमियन ने इस शब्द को मन में ही रख लिया और गंभीरता से कहा, यह मदद के बारे में नहीं है। ये सबके फायदे के लिए काम करने के बारे में है। मैडम पुआलिस कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर दोबारा मुस्कुराने लगी। मैं आपके साथ गिरजाघर के भूमिगत हिस्से की खोजबीन नहीं करूंगा, लेकिन और की खातिर और आपके साहस के लिए अगर कुछ होता है तो मैं कुछ मदद जरूर करूंगा। ल्यूमियन इस बात से संतुष्ट था। वह खड़ा हुआ और अपनी बहन की किताबों में वर्णित सज्जनतापूर्ण मुद्रा का अनुकरण किया। सीने पर हाथ रखकर उसने झुककर कहा, धन्यवाद महोदया। मैडम पुआलिस खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या ये मेरी धूप नहीं होना चाहिए? उसने लुमियन द्वारा पिछले लूप में कही गई बात का जिक्र किया। मैडम, आप मेरी धूप हैं। लुमियन को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह हमेशा से ही निर्लज रहा था। अनसुना करने का नाटक करते हुए वह छोटे से बैठक कक्ष से निकल गया। किले से पहाड़ी से नीचे उतरकर कॉडू में प्रवेश करने के बाद लुमियन ने देखा कि ली, रयान और वैलेंटाइन उसका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। कैसा रहा? लिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। लुमियन ने मैडम पुआलिस के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए निष्कर्ष निकाला, ये सबसे अच्छा परिणाम है जिसकी हम उम्मीद कर सकते थे। बिल्कुल सही। हम अपने सबसे कठिन समय में भी किसी न किसी से मदद की उम्मीद कर सकते हैं। रयान ने सिर हिलाया। लुमियन ने पूछा, क्या आपको कोई जवाब मिला? महल जाने से पहले रयान ने बताया था कि मैडम पुलिस वास्तव में रोकफोर्ट परिवार की नहीं थी और पुलिट की तस्वीर उनके कमरे में थी। लिया ने गहरी सांस लेते हुए रयान की ओर से जवाब दिया, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमें याद दिलाते हैं कि पुलिट की किसी औषधि या शक्ति के माध्यम से स्त्री बनने की संभावना पर विचार करें। जैसा कि उम्मीद थी, लुमियन ने संक्षिप्त रूप से स्वीकार किया। हम गिरजाघर के भूमिगत हिस्से की खोज कब करेंगे? रायन ने पहले ही फैसला कर लिया था। गहरी आवाज में उसने कहा, अभी।